नमस्कार, मैं राजीव और मेरे साथ हैं उमेश कुमार। आज एक नए लोकेशन के साथ में ये अच्छा लग रहा है और बाज़ार भी थोड़ा ठीक लग रहा है, शांत लग रहा है। तो सबसे डराया नहीं बाज़ार में, ये सबसे अच्छी बड़ी बात रही। लेकिन आगे क्या है, डर है या जीत है? एक छोटी सी आशा कह सकते हैं आप, क्योंकि दो इंडेक्स है जिसमें ऐसा कुछ है जिसमें शायद थोड़ा हम कह सके कि यहाँ से एक माइनर पॉजिटिव अप्रोच ले सकते हैं, बट जो बेसिक रेजिस्टेंस हमने रखा है उसको चेंज नहीं करता है। जो मेन पॉजिटिविटी लेनी है वहीं से लेंगे। अप अंटिल देन इतना ज़रूर है कि एक लोअर हाई पैटर्न प्लेस में है, सॉरी लोअर लो पैटर्न प्लेस में है। दूसरी चीज़ आईटी और बैंक, इन दोनों की थोड़ी पोजीशनिंग ऐसी है इंडेक्स, दोनों इंडिसेस की, कि एक चांस ले सकते हैं कि यहाँ से निफ्टी ऊपर जाए। एक माइनर रेसिस्टेंस है 23,950 के पास, बट स्टिल सेटअप ऐसा है कि चांस लिया जा सकता है। एंड रख लेते हैं स्टॉप लॉस 23,300 200 जो भी ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड एक ट्राई कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ मैं, लेकिन जो सेटअप है वो ऐसा ही है कि माइनर बाउंस पॉसिबल है। जी, तो ये माइनर बाउंस ऐसे पहले आपने जो ज़िक्र किया था कि अ, एक तो 24,000 कितना 24,500 के आसपास आप की नज़र टिक रही थी और 25,000 के करेक्ट, आसपास। करेक्ट। तो ये माइनर बाउंस बस वहीं तक रहेगा या उससे आगे भी जा सकता है? नहीं, अभी तक वहीं तक रख रहे हैं, उसके ऊपर नहीं रख रहे हैं। ओके, एंड दैट टू अभी जो लेटेस्ट पैटर्न लो है 23,300 200 के अराउंड, वो जब तक होल्ड करते हैं तभी तक रखेंगे। एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ इसलिए इस व्यू को लेना है बिकॉज आज फ्राइडे है, वीकेंड क्लोज मिला है हमको। तो इसको थोड़ा अगर रीडिंग लिया भी जाए तो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेते हैं। बट इट इज़ व्हाट इट इज़, जो डेटा है वो डेटा यही है कि यहाँ से माइनर पॉजिटिविटी हो सकती है, एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट निफ्टी का होल्ड करता है। प्लस हम जो दो इंडेक्स अभी डिस्कस करेंगे, वो दो इंडेक्स में भी वो सपोर्ट होल्ड करना पड़ेगा। जी, तो पॉइंट वही है कि इस ऑप्टिमिज़्म का आधार सिर्फ़ टेक्निकल है या साथ में आपको कुछ दूसरे फैक्टर्स दिख रहे हैं जो इसको सहारा दे रहे हैं कि हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा उम्मीद ऊपर की रखी जाए? नहीं, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, बिकॉज जो मेन फैक्टर है, जो डी रेलर है इस मार्केट का, उस फैक्टर का कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं है ना। नेगोशिएशंस अभी नहीं हुए हैं यूएस ईरान के बीच, और न ही ऑयल ब्रेंट क्रूड नीचे आया है। तो ये जो डिसीजन है या जो भी इन्फ्रेंस है, ये बेस्ड है पर्टिकुलरली जो प्राइस वॉल्यूम दिख रहा है उस पे, उससे ज़्यादा और कुछ भी हमारे पास अभी मापदंड बचा नहीं। जी, तो अगर ये शुद्ध रूप से टेक्निकल मामला है और अगर अभी ताज़ा खबरें जो भी आ रही हैं अमेरिका की तरफ से, ट्रम्प साहब की तरफ से या ईरान की तरफ से, वहाँ पर कोई हमारे पास डी-एस्केलेशन जैसी कोई स्थिति नहीं है। खतरा यही है कि शायद वापस एस्केलेट हो जाए मामला। तो इस खतरे को ध्यान में रखते हुए अगर बाज़ार में आप थोड़ा-सा ऑप्टिमिज़्म रखेंगे भी, तो एक सतर्कता शायद बहुत ज़रूरी रहेगी। तो सतर्क रहते हुए एक ऑप्टिमिस्टिक नज़रिया अपनाना है अगर इस बाज़ार में, तो काम करने का तरीका क्या होगा? राजीव जी, जो आपने ये पॉइंट डिस्कशन के लिए लिया है ना कि वहाँ पे एस्केलेशन हो सकता है, मेरा ऐसा अंदाजा है कि इतने इमैच्योर स्टेटमेंट्स हैं कि वहाँ पे कोई डिसीजन ही नहीं लिया जा सकता है। एक पल मैं अटैक कर दूंगा, दूसरे पल वी आर वेरी क्लोज टू द डील। वो स्टेटमेंट्स मुझे तो नहीं लगता कि यूएस या यूएस का कोई भी पॉलिटिशियन हो या कोई भी उनको मैं ट्रस्ट करने के सिचुएशन में नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ देयर इमैच्योर बिहेवियर, वेरी वेरी इमैच्योर बिहेवियर। हमको जो भी डिसीजन लेना है वो अपने डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे लेना है, उनको भूल जाइए, कुछ भी कर सकते हैं कल। मुझे नहीं पता क्या करेंगे, बट कुछ भी कर सकते हैं। एक पॉइंट अगर बात किया जाए तो वॉर रीस्टार्ट हो सकती है बेस्ड ऑन द फ्रस्ट्रेशन दैट ट्रम्प हैज़। वो चाह के भी ईरान को नहीं झुका पा रहे हैं, तो अगर इतना कोई फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो
कोई भी इनसेन डिसीजन लेने की पॉसिबिलिटी रहती है। अदरवाइज थके हुए हैं, लड़ना चाहेंगे नहीं, बट स्टिल मजबूरी है तो क्या करें। मैं यही कहूँगा जी, कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं रखें, सिर्फ ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से काम करें और ध्यान मिड और स्मॉल कैप में सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक लगाइए, उसमें एसआईपी वाइज इन्वेस्टमेंट कीजिए, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कीजिए। रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग कई सेक्टर्स में दिख रहे हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आज भी कर सकते हैं, वहाँ पे पैसा बनेगा। बाकी ये इंडेक्स मैनेजमेंट तो एफआईआईज के हाथ में है, तो उसका अभी साइड में रख देते हैं। ट्रेड के लिए लेवल्स बात कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए जी, मिड कैप और स्मॉल कैप और सेक्टर स्पेसिफिक जा सकते हैं। बिल्कुल। तो जो नीचे आपने 23, 200, 300 के आसपास के स्तरों पर स्टॉप लॉस रखने की बात कही, एक चर्चा हमारी पहले थी कि हाँ, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर थोड़े से अंतर से अभी भी एक गैप बचा हुआ है, जो ये गैप अगर ठीक-ठीक देखें तो कितना है? 23,154 का इसका आप कहें कि यहाँ से ये गैप शुरू होता है 23,154 से। तो ये एक छोटा-सा गैप बचा हुआ है। अ, अगर हम अभी ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, तो क्या ये मान के चल रहे हैं कि हाँ, इस गैप का अब ज़्यादा महत्व नहीं रह गया? या देर-सवेर वो गैप भरने के लिए भी एक अधूरे टास्क की तरह से घूम कर आएगा फिर? हमारे लास्ट डिस्कशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि क्यों पॉसिबिलिटी है कि ये गैप फिल हो सकता है, बिकॉज बैंक में थोड़ी वीकनेस रह सकती है और बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं हो सकता है, बिकॉज आईटी में थोड़ी और कवरिंग रह सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। अभी हुआ ऐसा है और ये आज का डेटा मैं बता रहा हूँ। आज का डेटा जो है वो बैंक के बारे में कह रहा है कि फॉर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है 52,800 पे। रिमेंबर वेरी क्लियरली 52,750 के आसपास हमने सारे रिट्रेसमेंट और पैटर्न वाइज डिस्कशन किया था कि क्यों यहाँ से बैंक को सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास डेटा का कंप्लीशन नहीं था। आज एक इंडिकेटर ये है, वो कह रहा है कि नहीं, शॉर्ट टर्म बॉटम तो है प्लेस में। तो ये एक पॉजिटिव फैक्टर है और बैंक एंड फाइनेंशियल एज ए सेक्टर ज़्यादा वेट रखते हैं। तो फॉर द मोमेंट हम उसको एज्यूम करके चलते हैं कि ये सपोर्टिव हो गया निफ्टी के लिए, एंड देयरफॉर अभी ये गैप शायद फिल नहीं हो सकता है। एक जो छोटी सी हिच है ना, वो वही हिच हमारी बनी हुई है कि निफ्टी का एक छोटा सा बट वेरी इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है, छोटा सा बट वेरी इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है वो बन रहा है 24,000 पे। एक ये प्रॉब्लम तो है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव रेसिस्टेंस है। और इंसिडेंटली वहाँ भी एक छोटा-सा ही गैप है बना हुआ है। हाँ, वो भी दिख रहा है, वो भी उसके ऊपर वो गैप है। तो ये क्लोज जी, अगर एक मिल जाता है ना निफ्टी को, तो फिर शायद ये थोड़ा सा पुल बैक तेज हो जाएगा हमारा टुवर्ड्स 24,500, लेकिन वो एक छोटा रेसिस्टेंस बनता है। नेट नेट अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ राजीव जी, तो डेटा थोड़ा सा कॉन्वोल्यूटेड, कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड है सभी। जी। लेकिन अगर इस अप्रैल के 8 अप्रैल वाले गैप को अगर हम देखें, वहाँ से अभी तक का जो एक रुझान है, मैं इसमें टेम्प्टेड रहूँगा एक पैरेलल चैनल बिठाने के लिए। अब वो बैठता है या नहीं, वो अभी लगा कर के देखते हैं, लेकिन मेरा टेम्पटेशन तो रहेगा इस पैरेलल चैनल को बिठाने के लिए। बहुत मैथमेटिकल प्रिसिजन नहीं होगा शायद, क्योंकि ये वाला टॉप जो है वो बिल्कुल लाइन पे नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी एक दिशा ली जा सकती है। इस हिसाब से इस चैनल की जो ट्रेंड लाइन बनेगी ऊपर वाली 24,300 के आसपास कहीं जाएगी। क्या ये एक रेजिस्टेंस फिर से बन जाएगा? मतलब 24,000 पे आपका गैप रेजिस्टेंस बनेगा और फिर उसके 300 पॉइंट ऊपर फिर से हमें एक नया रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा इस ट्रेंड लाइन से। एक्चुअली आपने जो चैनल बनाया है, ये चैनल बहुत अच्छे शेप में बन रहा है। इस चैनल को ज़रूर वॉच तो करना चाहिए। दो 24,500 तक मैं कंफर्म, उसके पहले मैं कोई कंफर्मेशन नहीं लूँगा कि मार्केट में टर्न अराउंड हो गया है, बट जितने तरीके से ये चैनल, जिस तरह से एंगल बना है, ये ऑलमोस्ट परफेक्ट चैनल है। इसमें कोई किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर इमीडिएट टर्म बहुत अच्छा चैनल है। जी।
तो फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद इस चैनल के निचले सिरे से ये वापस उठ करके ऊपरी हिस्से की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर जल्दी चढ़ा तो 24,300 के आसपास, और अगर लेट हुआ तो 24,200 के आसपास ये लाइन जो है वो रेजिस्टेंस बन जाएगी। बननी चाहिए। थोड़ा बहुत डिविएशन भी हुआ तो उससे बहुत जी, कुछ इन्फर नहीं करें, बट ये चैनल यही आपको बताता है कि जितना आप इस चैनल के पास जाते हैं या इसको इवन क्रॉस करते हैं, दैट विल सेंड अ काइंड ऑफ कॉशन सिग्नल। उसके बाद बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं। जी। अभी अगर हम देखें निफ्टी बैंक, आपने कहा 52,800 के आसपास यहाँ पे एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। नंबर में मुझे ठीक याद है ना? हाँ, 52 नहीं 52 था ये। अच्छा, ये तो आपका सिस्टम है, सॉरी। 52,800 आपने शायद कहा था कि वहाँ पर एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, 52,750 तक वो एक्सटेंड हो रहा था राजीव जी। जी, तो ठीक है, वहाँ पे एक बॉटम बनता हुआ दिख रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी है। उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ क्यों है वो मैंने लास्ट टाइम समझाया था, लोग उस पर ज़्यादा फोकस करें अगर समझना है ज़्यादा तो। क्योंकि पिछला ब्रेकडाउन और इस बार का ब्रेकडाउन और रिट्रेसमेंट, फॉलो थ्रू बाइंग एंड रिट्रेसमेंट, ये सब ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ रह सकती है। बहुत ज़्यादा पिट गए हैं ये लोग, मे नॉट बी ये तुरंत शूट कर जाए प्राइसेस में। हो सकता है री लेवल्स नहीं टूटे और यही कंसोलिडेशन लंबा चले, इसकी पॉसिबिलिटी है। जी, बट इस समय आप इस चीज़ को ये रेस्पेक्ट कीजिए कि यहाँ से ये राउंड टॉप लेने की कोशिश कर रहा है। और मान लीजिए कि ये आपका जो पर्पल वाला ट्रेंड लाइन है, मेरे ख्याल से वो शायद आपका 50 डीएम में होगा। जी, एज्यूम कर लीजिए कि यही आपका ट्रेंड लाइन है। तो इस केस में अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 2 क्लोज भी मिल गए आपको या 3 क्लोज मिल गए आपको, मे बी ये पैटर्न का आपका ब्रेकआउट रहेगा और ये आपको पुल करके देगा ऊपर में, कम से कम तो 55,750 के आसपास तक पुल कर सकता है अगर ये हुआ तो। बाकी का फैसला उसके बाद करेंगे। जी। लेकिन जिस तरह से हम यहाँ पे निफ्टी में एक ट्रेंड चैनल बनाने की कोशिश कर रहे थे, बिल्कुल अच्छा तो नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक एक वैसा ही पैटर्न इसमें भी बना हुआ है, और हमारे सामने लोअर हाई है और लोअर लोज़ हैं। तो अभी तो ट्रेंड नीचे ही मान करके चलना पड़ेगा ना, फिर ये एक भरोसा क्यों करें जब कि हाँ, बॉटम बन गया। एक जब हम मैनेजमेंट में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते थे ना, तो हमको स्कैटर डायग्राम बहुत बनवाते थे। और स्कैटर डायग्राम का सक्सेस होता है राजीव जी, जितने डेटा पॉइंट्स उस लाइन पे पड़े, और मैं तो कहता हूँ उस लाइन के जस्ट आसपास भी पड़े। इसीलिए मैं हर बार बताता हूँ कि क्यों ट्रेंड चैनल से ज़्यादा ट्रेंड लाइन की वैलिडिटी होती है। आपने जो निफ्टी का ट्रेंड चैनल बनाया, मैंने उसको डिस्प्यूट ही नहीं किया, क्योंकि वो स्कैटर डायग्राम आप बनाएंगे तो उसमें ऊपर नीचे दोनों के लाइन पे डेटा पॉइंट्स काफ़ी गिरेंगे। यहाँ पे आपके ऊपर के लाइन पे डेटा पॉइंट्स डिसेंट गिर रहे हैं और नीचे वाला तो कुछ नहीं गिरा है। तो हमारा जो स्कैटर डायग्राम है उतना अच्छा यहाँ पे नहीं बन रहा है। इसलिए इसको लेके अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्या सही नहीं हो सकते, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हम बहुत लो लेके चलेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे इस चैनल के जगह हम इसको रीड ये करेंगे कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, और ये ट्रेंड लाइन आप ऊपर से नीचे लगा लीजिए, जो आपको 50 डीए में सबसे अच्छा बना के देगा। उसके ऊपर का 2-3 क्लोज होने दीजिए, आपका एक ट्रेंड चैनल जो है ना, ये भी फोड़ फाड़ के ऊपर निकल जाएगा फिर। यानी मोटा-मोटी अभी 54,600 पे नज़र रखें, इसके ऊपर आपको 2 क्लोजिंग चाहिए। सही बात कह रहे हैं, उसके ऊपर तो क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। रादर हाँ, कम से कम 54,650 के ऊपर तो क्लोज लेना ही। जी। तो फिलहाल अभी बैंकिंग में मतलब अपना बायस क्या रख करके चलना है? अगर निवेश के नज़रिए से देख रहे हैं तो मुझे याद आ रहा है पिछली बार आपने शायद कहा था कि अभी अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी अंडरवेट हैं आप पूरे बैंकिंग और फाइनेंशियल्स पे। मैं अभी भी अंडरवेट, क्योंकि अगर ये पलटे भी तो जो सेफ बैंक्स हैं उसमें इतना आरओआई जनरेट करने का रूम नहीं है अभी, जो मुझे पोर्टफोलियो का सीएजीआर देता है।
उसमें टैक्टिकल ट्रेड्स कर सकते हैं टेक्निकल बेसिस पे, लेकिन पोर्टफोलियो में वेट बढ़ाने का एक बड़ा इशू ये हो सकता है कि उसमें मेरा जो पोर्टफोलियो का XIRR है, CAGR है, वो मेंटेन नहीं होगा, इसलिए मैं इस पे अंडर वेट हूँ। एक बार वॉर खत्म होने का इंडिकेशन आ जाए, एक बार इन्फ्लेशन का हाइपर इन्फ्लेशन बनने का सिचुएशन पे डिसीजन हो जाए कि नहीं बनेगा, तब फिर मैं फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स में जाऊंगा। अभी दो चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर रही हैं लेंडिंग वाले सेक्टर में, एक पोटेंशियल इंक्रीज इन द रेट, दो पोटेंशियल इंक्रीज इन डेलिंक्वेंसी, जिसमें मुझे लगता है कि जितना आप नीचे जाएंगे, जितना अनसिक्योर्ड जाएंगे, उतना रीपेमेंट रिस्क बढ़ता जाएगा। ये दो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, और मैं रिटर्न कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, रिस्क नहीं। इसलिए यहाँ पे अभी भी वो डाउट बना हुआ मेरे मन में। जी। तो जो महँगाई को लेकर के आपकी चिंता है, इस बार हमने पहले से ही थोक महँगाई जो है WPI 8.3% पे देख लिया है, और 10% के ऊपर अब मई में चला जाए तो बहुत ताज्जुब नहीं होगा। तो हाइपर इन्फ्लेशन मतलब आप किस सीमा पे देख रहे हैं, या आपको क्या एश्योरेंस वहाँ पे चाहिए इस सेक्टर पे एक अच्छा डिसीजन लेने से पहले? ये डिस्कशन थोड़ा सा 2-4 मिनट का होगा, इस चीज़ को समझिए। पॉइंट नंबर 1, ये जो इन्फ्लेशन है ये स्ट्रक्चरल डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। सिस्टमिक इशू क्रिएट होता है स्ट्रक्चरल डिमांड पुल इन्फ्लेशन से। ये आपका सप्लाई पुश इन्फ्लेशन है, मतलब ड्यू टू टेम्पररी सेटबैक्स आपका ये इन्फ्लेशन सिस्टम में आ रहा है। द मोमेंट ये सेटबैक चले जाएंगे, आपका धड़ाम से ये इन्फ्लेशन गिर जाएगा। बिकॉज जितने भी एक्सपर्ट्स को मैं सुन रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, कोई बात ही नहीं कर रहा कि ब्रेंट क्रूड 60-65 से ऊपर का होना चाहिए, डॉलर का होना चाहिए। तो ये आर्टिफिशियली बिकॉज सप्लाई चोक हो गई है, इसलिए है। कभी भी आपने, इतने साल से लोग मुझे सुन रहे हैं, सप्लाई के कारण, सप्लाई कंस्ट्रेंट के कारण, चाहे वो स्टॉक प्राइस हो या इन्फ्लेशन हो, वो मुझे एक्साइट करता ही नहीं। एक्चुअल प्राइस सस्टेनेंस होता है जेन्युइन डिमांड के कारण। तो यहाँ ये इन्फ्लेशन मुझे ट्रांजिटरी लगता है जो है, और चला जाएगा। रीजन नंबर 2, इंक्लूडिंग अमेरिका। हर इंसान, कोई कहता है ना कि वो तो बहुत अमीर है और वो तो बहुत गरीब है, बहुत अच्छे से इस बात को समझिएगा कि जो जिस लेवल की कमाई करता है उसके अगेंस्ट उसी लेवल के उसके एक्सपेंसेस होते हैं, और उसी लेवल के उसके बोरोइंग्स हुए होते हैं। जो कम कमाता है वो कम में करता है, जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा में करता है। देयरफॉर हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, इनकम टू एक्सपेंस रेशियो, डेट टू इनकम रेशियो, इवैल्यूएशन वैसे होती है। तो ऐसा बिल्कुल कोई नहीं समझे कि अमेरिका बहुत अमीर देश है और उनको इन्फ्लेशन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल गलत है। अमेरिका बहुत अमीर कंट्री है, लेकिन उतना ही वहाँ पे क्रेडिट पे काम होता है। हर घर में वहाँ पे क्रेडिट पे ही काम होता है, इसलिए उनकी वल्नरेबिलिटी भी उतनी ही है जितनी हमारी है। बट एक ही फ़र्क है कि हम 1 महीने में वल्नरेबल हो सकते हैं, वो 6 महीने में होंगे ज़रूर। इसलिए ये जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, जितना हमको परेशान कर रहा है, मान लीजिए हमको 100 में से 8 नंबर तक परेशान कर रहा है, अमेरिका को उसमें 6 नंबर तक परेशान कर ही रहा है। एंड देयरफॉर माय कंक्लूजन विल बी एट सम पॉइंट इन टाइम डोनाल्ड ट्रंप हैज़ टू ईदर गिव अप, या फिर उनको एटम बम मारना पड़ेगा ईरान पे, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है। अदरवाइज इस तरह से वहाँ पे भी, अमेरिका में भी लोग चोक होंगे ही होंगे, इन्फ्लेशन का असर उन पे होगा ही होगा। और इसलिए इस चीज़ को एक दिन ख़त्म होना है। समय थोड़ा लग रहा है, जब तक सह पा रहा है, जब तक, बोलते हैं ना, एक रबर बैंड को आप स्ट्रेच करते हैं, एक लिमिट तक ही स्ट्रेच कर सकते हैं, बाद में तो सड़ के टूट ही जाने वाला है। अमेरिका में भी ये सिचुएशन होगा, बट बिकॉज उनके पास थोड़ा फिनेंशियल मसल ज़्यादा है, इसलिए अभी उसको झेल पा रहे हैं, हम नहीं झेल पा रहे। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि ये क्या अनरिजॉल्व रह जाएगा, ये इशू नहीं होगा ऐसा। या तो ईरान गिव अप करे, या अमेरिका किसी भी तरह, किसी बहाने से इसको बोले कि मेरा काम हो गया, उन्होंने परमाणु वाली जो भी बात है वो सब मान ली है, हो गया ख़त्म। इट हैज़ टू एंड, इट हैज़ टू एंड। इसलिए मैं इस इन्फ्लेशन को ट्रांजिटरी लेके चल रहा हूँ, लेकिन जब तक है बहुत ख़राब है, जब हमारे लिए खासकर बहुत ख़राब है। तो कंक्लूज़न मेरा ये रहेगा कि मैं इससे
शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा-सा भयभीत रहूँगा, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए भारत की इकोनॉमी ग्रोथ पे ही फ़ोकस करूँगा। जी। तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि अगले कुछ महीनों के बाद आप शायद वापस बीएफएसआई में अपना एक्सपोज़र फिर बढ़ाने के बारे में सोचेंगे? इसमें वेट बढ़ाने के लिए बैंक में आप कह रहे हैं? जी। हाँ, बिल्कुल। अगर ये रूट कॉज़ एड्रेस हो गया, कि यहाँ से कि मुझे समझ में आ गया कि अब समझौता हो गया, ऑयल प्राइस धड़ाम $85-90 26 में, $60-70 27 में, मैं प्रीएम्प्ट करूँगा। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, वो रूट कॉज़ किसी भी तरह से एड्रेस नहीं होता है, तब तक मैं इस चीज़ को थोड़ा-सा वल्नरेबल मान के चल रहा हूँ। जी।